हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर ओशन पॉइंट। ओशन पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि हम राजनीति विज्ञान का सीरीज चला रहे हैं, उसमें हमने क्लास 10 कंप्लीट कर दिया है। अब हम लेकर आए क्लास 11, उसका ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम सेकंड चैप्टर लेकर आए, जो हम बहुत ही इजी लैंग्वेज और बहुत ही कम समय में चैप्टर वाइज इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम सेकंड चैप्टर के बारे में जानेंगे, जो है हमारा भारतीय संविधान का अधिकार। तो भारतीय संविधान का अधिकार क्या होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अधिकार। तो अधिकार सामाजिक जीवन के, अब देख लेते हैं क्या है। तो अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता, यानी कि वो अपने जीवन में कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकता। किसके बिना? अपने अधिकार के बिना। अधिकार हुए हक है जो एक आम आदमी जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसको वो मांग करता है। कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारी को रक्षा करते हैं। तो ये था हमारे अधिकार। अब हम देखते हैं क्या है, क्या अधिकारों का घोषणा पत्र। अब अधिकारों का घोषणा पत्र के बारे में जानेंगे। तो घोषणा पत्र किसको कहते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में, यानी कि ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया है, यानी कि अधिकार को कहां, हमारे उसमें संविधान के अंदर रखा गया है। ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग 1928 में नेहरू जी ने उठाई थी। ये था हमारे अधिकारों का घोषणा पत्र। अब हम जान लेते हैं आगे क्या बोल रहा है, कि हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब मौलिक आवश्यकता क्या है, मतलब मौलिक अधिकार के बारे में जान लेते हैं। तो मौलिक अधिकार हमारे वो अधिकार हैं जो हमारे लिए बहुत ही, हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इंग्लिश में क्या, फंडामेंटल राइट भी बोलते हैं। तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के क्या, मूल विकास, सर्वांगीण विकास, यानी कि सर्वांगीण का मतलब होता है बेसिक डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। समाज में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व मतलब भाईचारा, आर्थिक, सामाजिक और विकास लाने में सहयोग प्रदान करता है। तो आप देख सकते हैं इसके जो की पॉइंट है कितने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे मूल विकास, अपने मूल विकास के लिए, और यह सर्वांगीण विकास यानी कि बेसिक डेवलपमेंट, और क्या, समाज में समानता, यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर सबको इक्वल करने के लिए, और फिर क्या, स्वतंत्रता, सबको फ्रीडम, बंधुत्व मतलब भाईचारा, आर्थिक सामाजिक विकास लाने के लिए सहयोग। यह हमारा क्या, हमारे मौलिक अधिकार, इसलिए हमें इस मौलिक अधिकार की आवश्यकता पड़ती है। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है। तो राष्ट्रीय मानव आयोग अधिकार के बारे में जान लेते हैं। तो कब, 2000 में राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन हुआ। अब इसमें देख लेते हैं इसके सदस्य कौन है। सबसे पहले देखते हैं भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस, उसके बाद एक भूतपूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो उसके भूतपूर्व कौन, हाई कोर्ट के मुख्य यानी कि चीफ जस्टिस। और उसके बाद देखते हैं मानव अधिकारों के संबंध में, यानी कि मानव के और इंसान के जो अधिकार के संबंध में क्या अच्छी नॉलेज रखते हो, संबंध में व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 सदस्य होते हैं। ये कौन होते हैं? राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग में होते हैं। ये क्या काम करते हैं, इनके कार्य के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शिकायतें सुनना। इनका काम क्या है? शिकायतें सुनना। दूसरा है जांच करना, यानी कि अगर कोई चीज है, किसी पे कोई, अगर वो क्या बोल देते हैं, उसको गलत बताया जा रहा, तो उसको जांच करना, पीड़ित को राहत पहुंचाना। अब पीड़ित तो समझते हैं जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, और उनके साथ में अगर कोई शोषण हो रहा है तो उसको राहत पहुंचाना। यह था हमारा कौन सा, ये राष्ट्रीय मानव अधिकार का आयोग, जो एक आयोग बनाया गया। अब इसी तरह अब आगे देख लेते हैं भारतीय संविधान। आगे क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर फंडामेंटल राइट। तो क्या है, भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान, यानी कि जब हमारे देश फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उस टाइम पे क्या, स्वतंत्र न्याय को, यानी कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे और उनके अधिकारियों की मांग समय समय पर उठाई जाती रही है। ये किसने क्या उठाई गई है, हमारे मौलिक अधिकार की मांग समय समय पर उठाई गई है। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने, यानी कि मोतीलाल नेहरू जी ने इसकी क्या, अधिकारों के एक घोषणा पत्र की, उनसे एक मांग, मतलब उस टाइम पर मांग उठाई। फिर स्वतंत्रता के बाद
इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में के सूचीबद्ध कर दिया गया। ये कौन सा टाइम की बात कर रहा है? 1928 की बात कर रहे हैं। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने मौलिक अधिकार की मांग उठाई थी। अब सामान्य अधिकार क्या है, सामान्य अधिकार के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद में हम जानेंगे मौलिक अधिकार और सामान्य अधिकार में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सामान्य अधिकार क्या है। तो वह अधिकार जो साधारण कानून की सहायता वह अधिकार जो साधारण कानून की सहायता से लागू किया जाता है तथा इन अधिकारों में संसद कानून बना करके परिवर्तन कर सकती है। ये किसमें हो सकता है? यह हमारे सामान्य जो जनरल कानून है उनके अंदर। अब मौलिक अधिकार क्या है? अब मौलिक अधिकार के बारे में जान लेते हैं। ये तो वह अधिकार हैं जो संविधान के सूचीबद्ध किए गए हैं। कहाँ? संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ऐसे नहीं है इसको साधारण तरीके से, इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनकी गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। तो आप देख रहे हैं जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं इसकी जो है संविधान खुद गारंटी लेता है और खुद इसकी रक्षा करता है। कैसे? इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, यानी कि इसको चेंज करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट लाना पड़ता है। सरकार की कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकती। यानी कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं तीसरी होती है तो आप सभी जानते हैं क्या, इसके 3 भाग होते हैं, 3 अंग होते हैं। पहले होती है विधायिका, दूसरी होती है कार्यपालिका और तीसरी होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि न्यायपालिका के अंदर हमें न्याय दिलाया जाता है। तो आगे देख लेते हैं नोट मौलिक अधिकार हमारे कहां से ली गए। सबसे पहले देख लेते हैं तो मौलिक अधिकारों की प्रेरणा, यानी कि मौलिक अधिकार की प्रेरणा हमें कहां से मिलती है? भारत ने अमेरिका के संविधान से ली है। समझ का हमारे जो मौलिक अधिकारों की प्रेरणा जो ली गई है तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 5 तक, वो सॉरी 5 नहीं है ये 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक यानी कि आर्टिकल 12 to 35 मौलिक अधिकारों को विवरण उल्लेख है। तो हम मौलिक अधिकारों के बारे में जिसको अगर अच्छे से जानना है तो हमारे YouTube चैनल पे पूरी वीडियो मौलिक अधिकार के बारे में बनाई है, वो हमारे YouTube चैनल पर पड़े हुए है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। बाकी मैं अभी आपको मौलिक अधिकार के बारे में और डिटेल से समझाने वाला हूं। अब देख लेते हैं मौलिक अधिकार के प्रकार, ये कितने प्रकार के हैं। अब मौलिक अधिकार के प्रकार के बारे में हम जानते हैं। मौलिक अधिकार के प्रकार नोट, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, यानी कि हमारे जो संविधान के अंदर है 7 मौलिक अधिकार थे। अब कितने हैं? 6। तो जान लेते हैं कौन सा और किस टाइम पे हम मौलिक अधिकार डिलीट हुआ है। तो 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संशोधन यानी कि 44 अमेंडमेंट एक्ट जब आया था 1978 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसे कौन सा कानून बना दिया? सामान्य कानून के अधिकार के रूप में अनुच्छेद कौन सा? आर्टिकल 300 क्लोज 1 में स्थापित कर दिया गया। अब देख लेते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित 6 मौलिक अधिकार को निम्न प्रकार है, यानी कि कौन से पार्ट में भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों को डाला गया है और कौन कौन से, अब देख लेते हैं अच्छे से। तो पहला मौलिक अधिकार हमारा देख रहे हैं कि समानता का अधिकार, यानी कि सबको समान इक्वल रखने का अधिकार। कौन सा? आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 14 से 18 तक। फिर उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि सबको स्वतंत्र रहने का अधिकार 19 से 22 तक। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसके विरुद्ध भी हमारे कौन से आर्टिकल देते हैं? 23 और 24 उन पे काम करते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो रिलीजन से यानी कि धर्म से रिलेटेड होता है कुछ भी, तो उससे क्या है वो भी हमारे 25 और 28 में
दिया गया है, यानी कि 25 से 28 तक। और संस्कृति और शिक्षा के सबसे संबंधित जो है 29 और 30 में रखा गया है। और संवैधानिक उपचारकों का अधिकार अनुच्छेद 32, यानी कि उपचार क्यों बोला गया है, तो यह हमारे लिए आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आइए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं समानता के अधिकार के बारे में, इनको डिटेल से जानते हैं। वो थे हमारे 6 पार्ट। अब इनके 14, 15, 16, 17, 18 इनको हर अनुच्छेद को थोड़े से डेफिनेशन के साथ में एक्सप्लेन किया गया है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले 14 नंबर हमारा क्या बोलता है, तो ये है गारंटी कानूनी समानता, यानी कि सबको बराबर रखने की गारंटी देता है, समान ही कानून सुरक्षा प्राप्त करने के लिए बिना किसी भेदभाव के। दूसरा आर्टिकल 15 हमारा क्या बोलता है, धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना, यानी कि आर्टिकल 15 हमारा किस चीज की रुकावट कर रहा है। आर्टिकल 15 हमारा ये कहता है किसी भी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी का कोई भी जेंडर हो, रिलीजन कोई भी हो, कास्ट कुछ भी हो, उस सबको रुकावट कौन करता है, आर्टिकल 15 करता है। अब आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है, तो सार्वजनिक नियुक्तियों में अफसर समानता, यानी कि जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग कमजोर वर्ग से आते हैं, तो उनको सबको बराबर का अवसर यानी कि बराबर का हक मिलना चाहिए। और उनको ऊपर लाने के लिए क्या है, बार बार रिजर्वेशन दिया जाता है। अनुच्छेद 17 क्या बोलता है, तो समाज में छुआछूत की समाप्ति। अब छुआछूत वो होता है कि आज के जमाने में तो बहुत ज्यादा चेंजिंग हो गई है, लेकिन पहले जमाने में और भी बहुत पुराने टाइम की बात के टाइम पे क्या होता था कि जो दलित परिवार से आते थे उनके साथ में बहुत ज्यादा अत्याचार होता था जी, और उनके साथ छुआछूत वाली बात होती है। अगर उन्होंने अपने हाथ से कुछ छू लिया तो क्या है, अपर लेवल के लोग जो होते थे तो उस चीज को छूना पसंद नहीं करते थे। जिसमें अब जो इसके क्या बोल सकते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी खुद एक दलित परिवार से आते हैं, और जो इसके लिए ऐसा हमारा इतना खूबसूरत संविधान बनाते हैं कि जिसके बाद हमारे इंडिया, हमारे भारत में इन चीजों को बहुत ही सुधार आया। अब देख लेते हैं आर्टिकल 18 क्या बोलता है। तो आर्टिकल 18 यह कहता है, हमारा अनुच्छेद 18 यह कहता है सैनिक एवं शैक्षिक उपाधियों के अलावा उपाधियों पर रोक, यानी कि ये दो चीजें बता रहे हैं, सैनिक और शिक्षक, यानी कि टीचर और आर्मी में। उसके अलावा अब हमारा शैक्षिक मतलब हो गया, अब एजुकेशन से कोई भी रिलेटेड कुछ किसी भी प्रोफेशन में जाता है उसका, या हमारे सैनिक का, उनके पद का, उनके नाम के साथ उनका पद लिखा जा सकता है। बाकी जो हम लगा लेते हैं और जो हम पहले लगाते थे राजा महाराजा लगाते थे, तो ये 18 जो है उसको, उस टाइटल को बिल्कुल बंद करता है। अब स्वतंत्रता का अधिकार देख लेते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार क्या होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं 19वां जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट तो सारे ही है। तो 19वां हमारा जो आर्टिकल है वो क्या बोलता है, तो देखते हैं भाषण एवं अभिव्यक्ति, यानी कि अपना बोलने की फुल आजादी। दूसरा क्या है, संघ बनाने की, अपना कोई ग्रुप बना रहे हैं उसकी फुल फ्रीडम। और उसके बाद सभा करने, यानी कि हम कोई अगर सभा करते हैं, कोई मीटिंग करने के बाद कहीं पे कोई प्रोग्राम करते हैं उसकी फ्रीडम। साथ में क्या बता रहे हैं, बाद में भ्रमण करने, बाद में किसी भी भाग में बसने, यानी कि आपने देखा होगा हमारे इंडिया के अंदर कोई कहीं से आकर कहीं भी बस लेता, उसको कोई नहीं रोकता, क्योंकि ये हमारा आर्टिकल 19 के तहत ही यह हमें फुल फ्रीडम देता है कि हम एक सिटी से दूसरी सिटी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट इजिली कहीं भी आ जा सकते हैं और कहीं भी बच सकते हैं। दूसरा क्या है, स्वतंत्र पूर्वक कोई भी व्यवसाय करने का, यानी कि कहीं भी रहने का पूरा फुल फ्रीडम हमें कौन देता है, आर्टिकल 19। अब देखते हैं आर्टिकल 20 क्या है, अपराध में, यानी कि अपराध में अभिव्यक्ति या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना, यानी कि कोई भी क्राइम करके कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना, यह भी कौन, आर्टिकल 20 देता है। अब देखते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है देखते हैं, कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त
किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि हमारा आर्टिकल, हमारा अनुच्छेद 21 है, वही ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को उसका जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। और आर्टिकल में हम 2002 में एक अमेंडमेंट आया, उसमें क्या, इसका आर्टिकल 21 का जिसको बनाया आरटीए एक्ट 2002, कौन सा संशोधन था, 86 यानी कि 46वां संशोधन, शिक्षा मौलिक अधिकार, वर्ष 6 से 14 आयु मुक्त अनिवार्य शिक्षा। तो ये जो हमारा आर्टिकल जो नया ऐड हुआ है आर्टिकल 21 क्लोज का, तो इसमें क्या है, 46वें संशोधन में दिया गया, इसका 46वां संशोधन हुआ, इसमें एजुकेशन का राइट दिया गया कि 14 साल से यानी कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी यानी कि उसको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। अब अनुच्छेद 12 क्या बोलता है, किसी भी नागरिक को विशेष मामले में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना। तो 22 भी हमें किसी भी नागरिक को विशेष मामले में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना। अब देख लेते हैं ये नोट हमारा क्या बोल रहा है। तो नोट है कि 93 संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 211 ए में जोड़ा गया। अब देख लेते हैं आर्टिकल आगे हमारा 23वां आर्टिकल क्या बोलता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसके बारे में जानने से पहले ये जानते हैं ये आर्टिकल कौन सा है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि किसी के साथ शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध अधिकार, कौन कौन सा अधिकार है। तो पहले देखते हैं अनुच्छेद 23 यानी कि आर्टिकल 23। तो मानव व्यापार जिसे हम बोलते हैं तस्करी, इंसान को बेचने का जो बिजनेस बना रखा उसको मानव अधिकार, और बल प्रयोग द्वारा बेगारी यानी कि कोई अपने पावर से किसी को बेगारी करना, बंधुआ मजदूरी। अब बंधुआ मजदूरी क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे, पर प्रतिबंध लगाना। लेकिन इन चीजों पे कौन सा आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल 23 क्या है, इसको प्रतिबंध करता है, रोकता है। जब भारत आजाद हुआ तब भारत के कई भागों में दास्ता और बेगारा प्रथा प्रचलित थी। जमींदार किसानों से काम करवाते थे परंतु मजदूरी नहीं देते थे, विशेषकर स्त्रियों और पशुओं की वस्तुओं की तरह खरीदे और बेचा जाता था। तो यहाँ पे इस टाइम पे क्या होता था, विशेषकर यानी कि स्त्रियों को एक जानवरों की तरह बेचा और खरीदा जाता था। ये कब, ये उस टाइम बहुत टाइम पहले जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, आजाद हुआ। तो उसके बाद देखते हैं हमारा आर्टिकल 24 क्या कहता है कि खदानों और कारखानों यानी कि खदानों, कारखानों और खतरनाक कामों में बच्चों की मनाही। जो कोई भी खतरनाक जगह पर यानी कि कोई डेंजरस जगह है तो वहां पर छोटे बच्चों को काम करने के लिए प्रतिबंध कर देना। अब आर्टिकल 24 के अनुसार 14 से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले काम पर नहीं जाने लगाया जाएगा, जैसे खदानों और कारखानों में इत्यादि। तो जो है कि आपको मैंने अभी बताया था कि 14 साल से कितने देख रहे हैं आप, 14 साल से कम आयु के बच्चों को ऐसी जगह पर काम करने के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा जहां पर वो बड़े इंसानों के लिए भी खतरा होता है, जैसे कि खदानों, कारखानों इत्यादि। अब देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा आर्टिकल कौन सा है, 25। और ये क्या कहता है कि देख लेते हैं, अपने धर्म को मानने, पालन करने एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार। यानी कि आर्टिकल 25 ये बोलता है कि हर नागरिक को अपना रिलीजन फॉलो करने का, अपने रिलीजन को प्रचार करने का, अपने रिलीजन को अच्छी तरह पालन करने का, उसको मानने का फुल फ्रीडम देता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 26 क्या बोलता है। तो अनुच्छेद 26 यानी कि आर्टिकल 26 कहता है संगठित इकाई के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाले संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार। अब आ जाता आर्टिकल 27 अनुच्छेद 27
कि धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देखरेख के लिए कर यानी कि वो टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यानी कि हमारा अनुच्छेद 27 आर्टिकल 27 ये कहता है धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय देख की रेख के लिए जो काम कर रहे हैं उनसे कोई भी जो टैक्स लेने के लिए उनको क्या मजबूर नहीं किया जाएगा। अब देख लेते हैं हमारा आर्टिकल 28 जो किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि आर्टिकल 28 ये बोलता है किसी भी सरकारी स्कूल किसी भी सरकारी हॉस्पिटल वहां पे किसी एक रिलीजन को लेके जो क्या है वो कोई भी जो आपके सामने लिखा है कि उस शिक्षा में किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था को कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो जैसे कि सरकारी स्कूल हॉस्पिटल और भी कोई बहुत सारी जगह तो वहां पे क्या है कोई रिलीजन किसी रिलीजन से रिलेटेड कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब देख लेते हैं आगे हमारा 5वां जो फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार है वो क्या है और कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है संस्कृति और शिक्षा संबंधित यानी कि हर किसी को क्या कल्चर और एजुकेशन का इसमें अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है भारत के किसी भी राज्य के नागरिक को अपने विशेष भाषा लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। आर्टिकल 30 क्या बोलता है अनुच्छेद 30 इसके अंतर्गत भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्याओं को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अगर अपने रिलीजन का कोई भी वो अपनी संस्था खोलते हैं तो उनको कोई भी रुकावट नहीं है क्योंकि यह हमारा आर्टिकल 30 बोलता है कि अल्पसंख्याओं को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार प्रदान करता है। तो यह था आर्टिकल हमारा मौलिक अधिकार 5वां। अब हम देख लेते हैं हमारा जो लास्ट और छठा मौलिक अधिकार है वो क्या है। और हमारा छठा मौलिक अधिकार है आर्टिकल 32 जिसमें हमारा बोला गया कि जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला है तो संविधान के जनक अब क्या फाउंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर ने अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। वो क्यों दी है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 हमारे लिए क्यों इंपोर्टेंट है तो इसके अंतर्गत न्यायालय कोई भी विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें रिट कहते हैं। अब रिट क्या होते हैं क्योंकि आर्टिकल 32 ही ये होता है कि हमारे फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने रिट डाल सकते हैं। तो आप जान लेते हैं रिट क्या होता है रिट के बारे में जानते हैं। तो पहले इनके नाम देख लेते हैं नाम क्या है तो पहला नाम है जिसे हम हैबियस कॉर्पस बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं बंदीय प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद आता है परमादेश इसको हम मैंडेमस बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है थर्ड में क्या है प्रतिषेध हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिशन यानी कि किसी चीज की रुकावट। अब अधिकार परीक्षा जिसे हम को वारंटो बोलते हैं यह हमारे और 5वीं जो रिट है इसको सर्शियोसिटी बोलते हैं जिसका उत्प्रेषण है। तो अब जान लेते हैं ये था हमारा रिट उनके नाम। अब इनके बारे में हम आगे थोड़े डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है क्या पहली रिट जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। अब हैबियस कॉर्पस क्या होता है तो न्यायालय द्वारा किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय जज के सामने उपस्थित करने का आदेश दिया जाना बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। यानी कि किसी को गिरफ्तार किया तो उसको किसके हमारे जो न्यायालय में बैठे हमारे जो जजेस हैं उनके सामने पेश करने के वो बोलता है। अब क्या है मैंडेमस क्या बोलता है तो इसके अंतर्गत यदि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी मैंडेमस अपने पद का निर्वाही नहीं करता है यानी कि वो अपने पद को अच्छे से नहीं यूज कर रहा है तो न्यायालय उसके कर्तव्य पालन की आज्ञा देगा। उसके बाद में आता है प्रतिषेध जिसे हम प्रोहिबिशन बोलते हैं। तो ये क्या है इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा
निम्न या अधीन न्यायालय के किसी भी मामले में सुनवाई स्थगित करने के लिए कहा जाए। अब देख लेते हैं चौथे जो हमारी जो रिट है, चौथी रिट क्या बोलते हैं, तो देखते हैं हम चौथी रिट के बारे में। चौथी रिट है अधिकार परीक्षा, जिसको हम को वारंटू बोलते हैं। तो अधिकार परीक्षा का अर्थ है कि आपका अधिकार क्या है। यह हमारा रिट फोर्थ बोलते हैं। और यह रिट जब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद या बिना किसी अधिकार के कार्य करता है, तो न्यायालय इस रिट के द्वारा उसके अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। उसी व्यक्ति के उत्तर से संतुष्ट न होने पर न्यायालय उसके कार्य करने पर रोक लगा सकती है। हमारा लास्ट और फिफ्थ रिट क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, जिसे हम बोलते हैं ट्रिब्यूनल या अर्थ न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेश को रद्द करने के लिए उत्सव रिट को जारी किया जाता है। यह हमारे पांचों रिट थी और उसके बारे में दिया गया ये रिट क्या है। तो आपने अच्छे से रिट के बारे में भी जान लिया। अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान। अब हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में जानेंगे वो क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है ये। तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ, जब रंगभेद वाली सरकार हटाने के बाद देश गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। यानी कि वहां पे किसे बोलते हैं, होम वार, गृह युद्ध के खतरे से वो जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों का क्या घोषणा पत्र प्रजातंत्र की अधिकशीलता है। ये दक्षिण अफ्रीका का संविधान। अब इसके बारे में और डिटेल से जानने के लिए देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध प्रमुख अधिकार क्या कौन कौन से। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये देखते हैं पहला क्या है, गरिमा का अधिकार। गरिमा का अधिकार के बारे में बात की है। दूसरा है निजता का अधिकार। उसके बाद श्रम संबंधी सूची व्यवहार का अधिकार। फिर क्या है, स्वास्थ्य, पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, सूचीबद्ध आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार का अधिकार, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार। और फिर आगे देखते हैं और कौन सा अधिकार बता रहा है, ये सूचना प्राप्त करने का अधिकार, संस्कृति, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार। ये हमारा कौन सा, ये अफ्रीका के संविधान के अधिकार थे। अब आगे और देखते हैं इसमें क्या, राज्य के नीति और निर्देशक तत्व क्या है। तो अब हम जानेंगे राज्य के नीति और निर्देशक के तत्व के बारे में। तो देखते हैं इसमें स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों को समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत नियमों की जरूरत थी। अब पहले तो दे दिया हमारे मौलिक अधिकार, अब उसके अलावा भी हमें और भी बहुत सारे कानून की जरूरत थी, सबको समान और सबके क्या कल्याण करने का, सबका कल्याण करने के लिए। पहले देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसी नीतिगत निर्देशक सरकारों को दिए गए जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है। सरकार का दायित्व है कि जिस सीमा तक इन्हें लागू कर सकती है करें। अब देखते हैं इसके प्रमुख यानी कि नीति निर्देशक तत्वों की सूची। 3 प्रमुख बातें हैं, कौन कौन सी, पहले देखते हैं वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। दूसरा क्या है, वह अधिकार जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। तीसरा क्या है, वह नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करने चाहिए। ये हमारे कौन थे, 3 प्रमुख नीति निर्देशक। अब देख लेते हैं आगे नागरिकों के मौलिक अधिकार के कर्तव्य। तो जानते हैं सबसे पहले क्या है, मौलिक या नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या है, तो 1976 में
42वें संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की सूची अनुच्छेद 51 का संवैधानिक किया गया। कब? जब हमारा 42वां अमेंडमेंट आया उस टाइम पे इसको कहा आर्टिकल 51 का समावेश किया गया। आगे क्या है? इसके अंतर्गत नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य निम्न है। कौन कौन से? अब हम अपने मौलिक कर्तव्य देख लेते हैं। वो ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं इनको, और वो थे हमारे फंडामेंटल राइट। तो कर्तव्य आप देख लेते हैं। पहले क्या? संविधान का पालन करना, ये हमारी ड्यूटी है। दूसरा क्या बोल रहा? राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, यह हमारे फर्स्ट पॉइंट में दिया है, यह हमारी ड्यूटी है और ये हम सब नागरिक की ड्यूटी है। और फिर दूसरा क्या? राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखना और उनका पालन करना, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम पर। अब है तीसरा, बात के संपूर्णता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, यह भी हमारी ड्यूटी है। राष्ट्र रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना, और फिर उसके बाद नागरिकों को में भाईचारों का निर्माण करना, हमारी सामाजिक संस्कृति के गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझाने और उनको बनाए रखें, प्राकृतिक पर्यावरण से संरक्षण करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये हमारे क्या है? मौलिक अधिकार है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, यानी कि जो कोई सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखें, स्वच्छ भारत रहे, अभियान को सफल बनाए रखें और हिंसा से दूर रहे। यह हमारी ये भी ड्यूटी है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। तो ये हमारे क्या थे? मौलिक कर्तव्य थे। अब देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में संबंध। अब इनके संबंध के बारे में जानेंगे। तो पहला देख लेते हैं इनके संबंध क्या है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों को प्रतिबंध लगाता है, वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। तो एक क्या है? प्रतिबंध लगा रहा है, दूसरा क्या है? प्रेरणा दे रहा है। अब मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करता है, वहीं पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित में बात करता है। अब आगे देखते हैं, ये थे हमारे नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के संबंध के बारे में बता दिया। अब देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में अंतर क्या है। अब इनके अंतर के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला अंतर क्या है। तो मौलिक अधिकारों को कानूनी सहयोग प्राप्त करने, परंतु नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है। अर्थात मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप न्यायालय जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर न्यायालय नहीं जा सकता। ये इनका पहला डिफरेंस था। अब दूसरा देखते हैं, मौलिक अधिकारों का संबंध व्यक्तियों और निर्देशक सिद्धांतों को संबंध समाज से है और मौलिक अधिकारों को प्राप्त किए जा चुके हैं, जबकि निर्देशक सिद्धांतों को कभी लागू नहीं किया गया। अब मौलिक अधिकारों का उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, निर्देशक सिद्धांत समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। ये नीति निर्देशक तत्वों के एवं मौलिक अधिकारों के अंतर थे। अब आगे देखते हैं, लास्ट जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है बंधुआ मजदूरी। अब बंधुआ मजदूरी जो हमारा ऊपर आया था, अब उसके बारे में जान लेते हैं। बंधुआ मजदूरी क्या है। तो जमींदार सूदखोरों एवं सूदखोर तो समझते हो, जमींदार सूदखोरों, सूदखोर वो होते हैं जो ब्याज पे पैसा देते हैं। तो जमींदार सूदखोरों और अन्य धनी लोगों द्वारा गरीबों की पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करवाना, अब इसे क्या अपराध घोषित कर दिया गया है। पहले क्या होता था, अगर किसी ने किसी से कर्जा उठाया, अगर वो कर्जा नहीं चुका पा रहा तो वो उसको क्या है, बंधुआ मजदूर बनाकर रख लिया जाता था। यह था हमारा क्लास 11 राजनीतिक विज्ञान का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम था भारतीय संविधान का अधिकार। इसमें हमने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के बारे में जाना। हमने इसके भारतीय संविधान के मौलिक क्या
कर्तव्य के बारे में जाना, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, इसके बारे में, साउथ अफ्रीका के संविधान के बारे में। ये इस चैप्टर में हमने बहुत इजी और बहुत ही कम समय में इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल ओशियन पॉइंट पर जाएं और वो चैनल देख सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद साथियों, एंड तक बने रहने के लिए।